नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। विजयपुर उपचुनाव में मिली हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आत्मचिंतन की बात कही है, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं बुलाने का दावा भी किया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस निशाना साध रही है। अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। धोखे का जवाब तो हार के रूप में ही मिलता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया, इसीलिए वो प्रचार के लिए नहीं गए। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है कि सिंधिया को पता था हार मिलेगी, इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए वो गए ही नहीं, क्योंकि धोखे का बदला हार होता है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस के साथ धोखा किया था। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जानते थे कि उनकी हार सुनिश्चित है, वहां पर उनके जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि धोखे का जवाब तो हार के रूप में ही मिलता है। और जिस तरीके से रामनिवास रावत जी ने धोखा दिया था, ये वो जानते हैं। और गद्दारों का क्या होता है ये भी सिंधिया जी को पता है, क्योंकि खुद वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उनका क्या रुतबा था ये भी अब वो समझ चुके हैं। सुनिश्चित हार को जानते थे सिंधिया जी, इसलिए वो वहां नहीं गए। तो विजयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जो रामनिवास रावत 18,000 वोटों से ज्यादा से जीते थे, वो बीजेपी के टिकट पर 7,000 से ज्यादा वोटों से हार जाते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से हिमानी सिंह है और वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जब स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि प्रचार के लिए उन्हें बोला ही नहीं गया, इसके क्या मायने हैं? मनु जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्गत व्यवस्था है, संगठन की जो व्यवस्था है, उस अनुरूप ये निर्णय होते हैं कि कौन कहां प्रचार करेगा। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं एवं लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ उन्हें महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी थी और निश्चित ही उन्होंने बहुत बेहतरी के साथ में जो हमारा पश्चिम महाराष्ट्र का जो मराठा वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड, ग्वालियर चंबल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अगर मैं कहूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आप बात कर रहे कि किसी क्षेत्र के लिए वो एक बड़ा नेता वहां की जनता के लिए निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन सिंधिया जी की जो आवश्यकता थी संगठन ने निर्धारित कर दी थी कि उन्हें महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक की भूमिका निभानी थी और उन्होंने बखूबी उस भूमिका को निभाया। उन्होंने जो प्रासंगिक प्रश्न अभी जो आया है कि उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप यहाँ प्रचार करने क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि संगठन ने यदि जिम्मेदारी दी होती तो मैं आता निश्चित रूप से, लेकिन संगठन अपने अपने नेताओं की आवश्यकता अनुरूप उन लोगों को काम देते रहता है। निश्चित रूप से सिंधिया जी की आवश्यकता वहां के चुनाव प्रचार के लिए थी, क्योंकि यहाँ नहीं थी। बड़ा है, यहाँ का विषय था। यहाँ निश्चित रूप से आप देखेंगे, एक वैसे तो परंपरागत रूप से ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट थी और हमें यहाँ हमारे विकास कार्य थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास की नई गाथाएं लिखी है, उस वजह से हमें पूरा आश्वस्त। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है क्योंकि रामनिवास रावत ने धोखा दिया कांग्रेस को, इसलिए हार गए। धोखे का बदला तो हार ही होता है। देखिए मनु जी, पहली बात तो ये बड़ी अशोभनीय भाषा है कि किसी न किसी पार्टी को धोखा। प्रत्येक व्यक्ति को ये निर्णय होता है कि वो अपनी योग्यता क्षमता अनुरूप कहा दायित्व का निर्वहन करे। रामनिवास रावत जी की योग्यता और क्षमताओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं होता। यदि वो कांग्रेस छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है उस पर उनपे व्यक्तिगत रूप से आरोप लेना कि उन्होंने धोखा दिया था, ये सामंतवाद तो चल नहीं रहा है कि आज भी कोई किसी पार्टी से बंधा ही रह जाए, और ये दरबारी योग का भी कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों का सम्मान करती है जो अपनी योग्यता। अच्छा अजय जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का विजयपुर में प्रचार में ना जाना क्या एक कारण है आपकी हार का वहां पर? एक देखिए, स्वाभाविक रूप से जनमानस वहां का जो है वो सिंधिया जी को अपना नेता मानता है। संगठन इस पर सिंधिया जी ने खुद ये स्पष्ट किया है। आदरणीय सिंधिया जी ने ये कहा है कि हम इस पर विचार मंथन करेंगे। और देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में भी अपना जो वोट शेयर बढ़ाया है, वहां पे हम कभी 18,000 से हारे थे, आज हम 7,000 से हारे, तो निश्चित रूप से हमारे संगठन ने इस विषय पे विचार मंथन की आवश्यकता, और संगठन एक आवश्यक समय पर इस पर विचार मंथन करेगा। सिंधिया जी की जहां जहां अन्य जगह आवश्यकता पड़ेगी वो आएगी, हिमानी जी करेंगे, और वो संगठन के एक समर्थित कार्यकर्ता। ठीक है हिमानी जी,
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया में ये बयान दिया है कि उन्हें अगर बुलाया जाता विजयपुर में तो वो जाते जरूर प्रचार के लिए जी। और तो कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है? इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है? विजयपुर में एक बीजेपी की हार और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना। मैं इसमें 4-5 संभावनाएं देख रही हूँ। पहली तो ये कि जैसा सिंधिया जी ने बोला कि उन्हें बोला नहीं गया, उन्हें खुद ही कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल का बड़ा चेहरा है और सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वहां से सांसद हैं, पर उनको वहां जाने के लिए बोला नहीं गया। हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है, अपने क्षेत्र में खुद ही नेताओं की जिम्मेदारी होती है अपने लिए प्रचार, अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना। दूसरी चीज कि सिंधिया जी को कह रहे हैं कि बड़ा नेता मानती है वहां की जनता, तो ये हार की वजह हो सकती है। ये हार की वजह बिल्कुल नहीं हो सकती। 23 में भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी सिंधिया जी बड़ा चेहरा थे, उसके बाद भी रामनिवास रावत 18,000 की बम्पर वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी के उस पर जीते थे। तो सिंधिया जी, एक दो वजह मेरे को जो समझ में आती हैं कि एक तो ये कि या तो सिंधिया जी उन लोगों में से हैं जिनका जिक्र रामनिवास रावत ने किया था कि वो लोग मेरा बढ़ता हुआ कद नहीं देख पाए और उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो सिंधिया जी उन्हीं लोगों में हैं जो उनका बढ़ा हुआ कद नहीं देख पाए। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि सिंधिया समर्थक कहे जाते थे रामनिवास रावत जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे, तो पर उन्होंने उनके साथ जब वो ऑपरेशन लोटस के तहत 2020 में जब गए थे तब उन्होंने उनके साथ वहां जाना मंजूर नहीं किया। उसका बदला चुकाने के लिए सिंधिया जी ने इस तरह की ये प्रत्यय किया कि उनको उनके क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गए और उनका कद बढ़ता हुआ नहीं देख पाए और उनको हराने का काम किया कि अगर आप मेरे साथ हैं तो ही नेता है, नहीं तो नहीं है। ये मेरे को समझ में जो एक रीजन आ रहा है वो मुझे आता है, वरना अगर सिंधिया जी का इतना बड़ा चेहरा और इतना बड़ा नाम है तो उनको वहां जाना चाहिए था। उनको किसी के बुलावे का इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है अपने क्षेत्र में किसी के लिए। जी ठीक है अजय जी, इस पर काउंटर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश शर्मा जी मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं, तो क्या रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी का समीकरण इस क्षेत्र में बदल गया है, आपसी मनमुटाव बढ़ गया है? मनु जी, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। एक चीज आप ही आकलित कर सकते हैं या हमारे पैनलिस्ट या जो व्यूअर्स हैं कि रामनिवास रावत ये कहते हैं कि मैंने उनको फोन किया, ज्योतिरादित्य ने फोन नहीं उठाया, उन्होंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट वहां के श्योपुर के कहते हैं कि उन्होंने इनवाइट किया। साथ ही महत्वपूर्ण चीज कि ही वाज अपॉइंटेड एज अ स्टार कैंपेनर फॉर दैट इलेक्शन, 6 नंबर पर नाम था उनका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये बयान उन्होंने पूरी बीजेपी को घेर दिया है इसमें। हाँ, कि बीजेपी ने उनको क्यों नहीं बुलाया, मतलब बीजेपी में क्या यूनिटी नहीं है? देखो ये उनका जो जहां रहे हैं कांग्रेस में, जब तक वो रहे एक फैक्शनिज्म माना जाता रहा, गुटबाजी वहां राजनीति रही, ज्योतिरादित्य का अलग ग्रुप, दिग्विजय का अलग ग्रुप, कमलनाथ जी अलग। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दल है, इसमें आपने देखा होगा कभी भी कोई भी इलेक्शन हुआ हो, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी हमेशा केवल अपना सिंबल देखती है और सिंबल के लिए ही काम करती है। या यूं कहें कि वहां पर डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी साख दांव पर लगा रखी हो, तो क्या उनको उनकी साख या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कई कीर्तिमान रचती हुई जा रही है, क्या उसको गिराने की तरफ उनका इशारा था? ये कहीं ना कहीं उन्हीं की जबान से एक बड़ा सवाल सामने आता है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन ये तय है कि उनका केवल ना जाना ही नहीं, बल्कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, और ये भी माना जाता है कि वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है ग्वालियर चंबल रीजन। भले ही वो एक 2019 का इलेक्शन हार गए हो, पर ये हार जीत तो नेताओं में लगी रहती है। पर इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो निष्ठा है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है ज्योतिरादित्य के कारण। अब इससे सेंट्रल लीडरशिप क्या उसमें डिसीजन लेती है, ये तो उनका जो रिव्यू होगा उससे पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि वो फैक्शनिज्म कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में जो कभी कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता था, वो इस इलेक्शन में बीजेपी में देखा गया। अजय धवले जी, ये छोटी बात नहीं है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, और सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो खुद फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, स्टार लिस्ट में आपका नाम है, 6वें नंबर पर नाम है, तो फिर और किसका इन्विटेशन चाहिए?
देखिए मनोज जी, मैंने जैसा कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, ये अजय जी, इससे तो यही इशारा आ रहा है और यही मैसेज जा रहा है कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। आवश्यक, मैंने कहा कि आवश्यकता अनुरूप संगठन निर्णय लेता है। कोई नेता अपने मन से किसी क्षेत्र में जाके प्रचार करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं रही है। संगठन निर्धारित करता है, प्रवास कार्यक्रम निर्धारित करता है। माननीय सिंधिया जी के प्रवास कार्यक्रम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण एरिया था, उस क्षेत्र में उनके प्रवास कार्यक्रम निर्धारित किए थे। उन्होंने वहां संगठन के लिए प्रचार किया। वो अपने आप में बड़े नेता हैं, इसलिए उसको सिर्फ ग्वालियर चंबल का बड़ा नेता मानने से और सिर्फ हमारी विजयपुर में हार हुई है, उस हार को उससे अगर लिंक कर दे तो ये अपने आप में बेमानी है। प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो विजयपुर में हार हुई है, हमने उसको ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में हमने हार स्वीकार की। हम वहां अपने हमारी जो कार्यकर्ताओं की, लेकिन कारणों पर तो मंथन होगा ना। तो मंथन, यही मैं कह रहा हूं, हम विनम्रता के साथ में हार स्वीकार कर रहे हैं। हम कारणों पे मंथन करेंगे। हमने पहले 18,000 से हारा था, इस बार 7,000 से हारेंगे। निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में हम उस सीट को किस प्रकार से जीत सके। नहीं ठीक है, उसमें तो वक्त है, लेकिन क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया सत्य प्रकाश शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर बताइएगा कि अगर स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई जाती है, वो भी तो यही देखकर बनाई जाती है ना कि कौन कौन से नेता को भेजना है, किस किस का वहां प्रभाव है। तो अगर स्टार प्रचारकों की सूची में आपका नाम आ गया तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां जाना, या फिर आपको अलग से भी बोला जाएगा उसके लिए। मनु जी, बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक अपॉइंटमेंट लेटर है। उस अपॉइंटमेंट लेटर की तो उनको कहीं ना कहीं उसके तहत डिस्ट्रिक्ट बीजेपी या स्टेट बीजेपी से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि आई विल विजिट फलाने फलाने दिन। तो ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं इस चीज से परे जाता हूं। मैंने आपसे कहा कि उनका एक भी फॉलोअर आपको सिलेक्शन में नहीं दिखाई दिया। जो उनके साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उसमें कई मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें कई एमएलएस भी हैं, कई पार्टी के स्टेट लेवल के ऑफिस बियरर्स भी हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर ये स्टेप लिया क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जो उसकी संस्कृति है, जितना मैं उसको समझा है, पढ़ा है या अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा है, कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रैटेजी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी, अपना सिंबल, अपनी पार्टी की लीडरशिप की साख को लेकर आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी कैंडिडेट पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और वोट भी करते हैं और सफलता मिल भी रही है। वो एकजुटता ही दिखती है हमेशा ग्राउंड पर। उस एकजुटता एक बहुत बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे क्षेत्र में देखते हैं। इमानी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर अजय जी आपके पास। जी बिल्कुल जी, ये मैं बताना चाहती थी कि ये सिंधिया जी का अपना जो काम करने का तरीका है वो हमेशा से ऐसा है। जब वो कांग्रेस में रहते थे तो अलग कांग्रेस से अलग एक उनका सिंधिया समर्थक ग्रुप चलता था, उनको अलग इंस्ट्रक्शन होते थे, उनको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में या किसी बड़े नेता के कार्यक्रम में जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। तो जो शर्मा जी ने जो बात बोली उसका ये जवाब है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने भी ये पॉइंट रखा कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनती है वो इसी आधार पर बनती है और वो लोग अधिकृत होते हैं वहां जाने के लिए। उनको प्रशासन के पास भी वो लिस्ट जाती है कि ये लोग यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे बाहरी क्षेत्रों से। तो जब आपका नाम उसमें था तो इसका मतलब ये कि आपको अधिकृत किया गया है वहां जाने के लिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। फिर रामनिवास रावत जी खुद बयान दे रहे हैं कि उन्होंने फोन का नहीं उठाए, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया और चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ लोग मेरा बढ़ता हुआ कद नहीं देख पाए, इसलिए मेरी मदद नहीं की और मुझे चुनाव हरवा दिया गया। तो मैं अजय जी से ये कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं कारणों में से एक है। सिंधिया जी जैसे यहाँ अपनी एक अलग दल, अपनी अलग गुट, एक अलग कांग्रेस चलाते थे, ऐसे उन्होंने वहां पर भी अपनी अलग एक भाजपा चलाना शुरू कर दिया, जिसका आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट से, आपके चुनाव से उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइसेस होती हैं, उनके अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं जिसमें वो किसी के चुनाव में जाते हैं। और बिल्कुल मैं इसमें, आप देखिए, आप इस पॉइंट को बहुत गौर से देखिए कि रामनिवास रावत सिंधिया समर्थक कहे जाते थे, हमेशा सिंधिया गुट में माने जाते थे। जब उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया तब का उनके मन में जो एक गांठ थी उसको कहीं सत्यप्रकाश जी, अभी तक कांग्रेस पार्टी के गुट हुआ करते थे यहाँ पर, तो अब बीजेपी के भी अलग अलग गुट बन गए हैं यहाँ। देखिए, मैं आपको बताऊं मनु जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी अपनी डोमिनेंस, अपनी प्रोमिनेंस नहीं बना सकता है, चाहे वो कितना भी कद का बड़ा नेता रहा हो। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर इतने बड़े नेता हैं, पार्टी ने उनको कहां लगा दिया है, किस लेवल पर रहे? क्या उन्होंने अपना अलग से फैक्शन कोई बनाया है? नहीं बनाया है। तो ये पार्टी इस चीज को तो कभी स्वीकार नहीं करती और मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के लिए नागवार जरूर गुजरेगा अगर पार्टी अपनी पुरानी परंपराओं पर चलती रहती है। और मेरा ये मानना है, आप ये मान के चलिएगा कि इससे सिंधिया जी का कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी में वो प्रभाव नहीं रहेगा जो अभी तक वो अपने बयानों में पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, जेपी नड्डा के लिए या पुरानी परंपरा के लिए कहते रहे हैं कि मतलब उनके ये लिए बयान पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैकफायर कर सकता है। जी, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये पार्टी, मैंने कहा ना, ये पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक चीज रही है कि वो दो चीजों पर बड़ा अटैक करती रही। एक तो फैक्शनिज्म पर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर। तो ये सब चीजें यहां स्वीकार नहीं रहती हैं। हो सकता है कि पार्टी उनके अगेंस्ट कुछ चीज सोचे या उनके ना भी सोच सकती है, क्योंकि उनके साथ एमएलए भी बहुत सारे गए। उन्होंने एक बड़े घटनाक्रम में राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी की 2020 में वापसी एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में आया उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद। अजय धवले जी। मनु जी, देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप हम सब अपने अपने स्तर पर राजनीति का अलग अलग प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रकार से काम नहीं करता। सत्यप्रकाश जी ये खुद कह रहे हैं कि हम एक विचार के प्रति समर्पित दल है, कोई हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर संगठन ने जो काम दिया था, संगठन ने जो दायित्व दिए थे, संगठन ने जो प्रवास लगाए थे, उसमें माननीय सिंधिया जी प्रवास कर रहे थे, वही उन्होंने प्रचार किया है। अभी आवश्यकता है कि हमने विजयपुर में जो हम लोगों को हार मिली है उसके हम विचार मंथन करेंगे, हम आत्मा मंथन करेंगे और किस प्रकार से भविष्य में विजयपुर को जीत पाए, वहां हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा पाए। ये आज हमारी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन निश्चित रूप से काम कर रहा है। सत्यप्रकाश जी, मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप बातचीत कीजिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बयान दिया, उसके बाद अब रामनिवास रावत हार गए हैं, उनकी स्थिति अलग है इस पूरे सिनारियो में आप देखेंगे तो। लेकिन क्या वही स्थिति अब जैसी कांग्रेस में हुआ करती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो लास्ट में आकर हो गई थी, क्या वैसी स्थिति आगे जाकर बीजेपी में बन जाएगी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं नहीं परिकल्पना पर आधारित क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि सिंधिया परिवार का आजादी के बाद से ही डेमोक्रेसी में मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो रुतबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में हुआ करता था, वो रुतबा अब बीजेपी में नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया गया प्रचार के लिए, इसलिए मैं नहीं गया। आपका प्रश्न बहुत मजबूत है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। देखिए, एक चीज जरूर है कि उनके परिवार का प्रभाव रहा है, चाहे वो किसी भी दल में रहा हो। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां गए होते तो जो डिफरेंस जिससे हार बीजेपी की हुई, शायद वो उनके कार्यकर्ता या उनके फॉलोअर्स या उनके वोटर्स वहां भी हैं। अगर बीजेपी की तरफ चले जाते तो शायद ये सीट निकल जाती, क्योंकि 3,500 पौने 4,000 वोट अगर चले जाते बीजेपी की तरफ तो ये सीट निकल जाती। लेकिन एक चीज तय मान के चलिए कि कुछ समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल रीजन में वो जो आक्रामक विजिट्स थी, आना जाना था, शायद वो कम हो रहा है। एक चीज। दूसरा, उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की, जो रेस चल रही थी, जो दौड़ चल रही थी, जिसमें वो उत्साह के साथ चल रहे थे कि उन्होंने 29 की 29 सीट दी थी उनके आने के बाद। एक बाईपोल जीता, दूसरा बाईपोल जीता, लेकिन तीसरे में कहीं ना कहीं वो रुक गए, और उसमें भी ज्योतिरादित्य के पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मामले में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है। अजय धवले जी, वैसे तो मैं हिमानी जी आपके पास आती हूं, क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई मनमुटाव होता है तो मीडिया में आकर सीधा बोल दिया जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बहुत कम ऐसी चीजें सामने आ पाती हैं मीडिया के सामने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने मीडिया के सामने अगर ये बात कही है कि मुझे नहीं बुलाया गया भाई प्रचार के लिए। देखिए, कोई भी दल व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और जिस तरह की दल बदल की राजनीति अभी बीजेपी ने कुछ समय से परंपरा शुरू की है, और कांग्रेस के लोग जो बीजेपी में जा गए हैं वो अपने स्वभाव से और अपने उससे तो कांग्रेस ही हैं। जो सिंधिया जी का यहाँ पर व्यवहार रहा करता था, वो अगर कोई उनको सिंधिया जी कह के भी बुलाए तो वो जवाब नहीं दिया करते थे, सिर्फ महाराज कहने पर वो पलट कर जवाब दिया करते थे। उसी सेम डिस्टेंस से, उसी सेम वॉइस वॉल्यूम पिच से वो उस बात पर जवाब नहीं देते थे। तो वो व्यक्ति जब वहां जाएंगे और बहुतायत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं विचारधारा
विचारधारा तो प्रभावित होगी। तो इस तरह के बयानबाजी ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है कि आपने पिछले दिनों में अभी बहुत देखा होगा कि जो लोग भी दल बदल करके गए हैं उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के साथ मन नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं खुल के बयानबाजी आ रही है, सामने आ रहे हैं इस तरह के विवाद। चाहे आप रीवा देख लीजिए, चाहे दमोह देख लीजिए, चाहे आप अब ग्वालियर चंबल का वो देख लीजिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार सिंधिया जी को इंस्ट्रक्शन बीजेपी हाईकमान की तरफ से दिए गए हैं, जैसे उनका भोपाल में आने पर पहले स्वागत किया जाता था, बैनर पोस्टर से पार्ट दिया जाता था, तो बीजेपी हाईकमान ने इस चीज पर रोक लगाई कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, ये यहाँ नहीं चलेगा। तो कई चीजों में उनको कंट्रोल करने का काम किया है। तो अभी अजय दवले जी, इससे सवाल खड़ा होता है कि आप कांग्रेस पार्टी से नेताओं को एंट्री तो करा लेते हैं बीजेपी में, फौरी फायदा भी होता है, लेकिन उससे दूरगामी परिणाम थोड़े खराब हो सकते हैं अजय दवले जी, क्योंकि जो आपके नेता हैं वो तो नाराज हो गए ना। रामनिवास रावत के आने के बाद बीजेपी में आपके नेता नाराज हैं, ये अब दिख रहा है। जी मनु जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की जगह उसकी योग्यताओं क्षमताओं के अनुरूप व्यक्तियों को स्थान देती रहती है। ये पहला उदाहरण नहीं है, मध्य प्रदेश में आप इसकी बात कर चर्चा कर रहे हैं। असम में हमारे जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से आए, हमारे पेमा खांडू जी अरुणाचल के मुख्यमंत्री वो कांग्रेस से आए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ऐसे योग्यतावान क्षमतावान लोगों को, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जिनकी मंशा है, जिनकी भूमिका आवश्यक है, उन लोगों को स्थान देती रहेगी। दूसरा जो प्रश्न है, आज जो कांग्रेस इस विषय पे चर्चा कर रही है, ये कांग्रेस जो विजयपुर की जीत हुई ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये नीतू सिकरवार की जीत है, जयवर्धन सिंह की जीत है या जीतू पटवारी जी की जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में हार स्वीकार कर रही है, हम कह रहे हैं कि हम उसका आत्मावलोकन करेंगे कि क्यों हम हारे। और आज जो सिंधिया जी ने जो प्रश्न प्रासंगिक रूप से वहां रखा है कि संगठन ने मुझे प्रवास करने के लिए बोला रहता तो मैं करता, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंतर्गत संगठन है, वो अपने नेताओं की योग्यता अनुरूप, उनके आवश्यकता अनुरूप उन्हें जिम्मेदारियां देती रहती है। वो उन्होंने महाराष्ट्र में एक प्रचारक की भूमिका निभाई है और वहां प्रचार किया है। ठीक है अजय जी, लेकिन इस बात का काउंटर फिर यही निकलता है ना कि स्टार प्रचारकों की सूची में नाम था, ये फैक्ट है। उनका महाराष्ट्र की, मनु जी आपकी जानकारी के लिए, उनका महाराष्ट्र के स्टार प्रचारकों में भी लेकिन यहाँ पर भी है, पहली जिम्मेदारी यहाँ से है ना, यहाँ से सांसद हैं वो। ऐसे वो संगठन डिसाइड करता है मनु जी, बिल्कुल करता है। नहीं, मैं बिल्कुल सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ अजय जी, बिल्कुल आप ही की पार्टी है, आप ही सब लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन वो स्टार प्रचारकों की सूची भी, उस पर भी डिसीजन लिया जाता है, वो फाइनल होता है। आवश्यकताएं और वहां की प्राथमिकताएं निर्धारित करने का काम संगठन का होता है। हमारे राष्ट्रीय संगठन ने निर्णय लिया कि ठीक है, अब देखना होगा कि ठीक है। मेरे पास इतना ही समय था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है ये छोटा बयान नहीं है, इस पर आगे जाकर और सियासत क्या बदलेगी मध्य प्रदेश की, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। आज के दिन दहाड़े में इतना ही।